एनसीसीएस के गार्गी सभागार में प्रत्यक्ष रूप से एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन रूप में जुड़े सभी दर्शक मित्रों का मैं शैलजा सिंह एनसीसीएस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित सभी की जानकारी के लिए ये दर्ज करना चाहती हूँ कि राजभाषा हिंदी के माध्यम से विज्ञान की बातें जनमानस तक पहुँचाने के लिए एनसीसीएस ने जिज्ञासा वैज्ञानिक व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत की है। इस श्रृंखला का हम आज आगाज़ कोरोना का भय कब तक चर्चा से करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यजीत रथ जी का मैं एनसीसीएस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं निदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथि जी का गुलदस्तों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से अस्थिरता, डर, भयावह स्थिति का सामना हम सबको करना पड़ा है। ये बीमारी कब तक खत्म होगी? कोरोना का भय आखिर कब तक रहेगा? ऐसे कई सवाल हम सबके मन में है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यजीत रथ, जिनका परिचय मैं श्रोताओं को देना चाहती हूँ। डॉक्टर सत्यजीत रथ ने पुणे विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान में एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की है तथा मुंबई विश्वविद्यालय से रोग विज्ञान पैथोलॉजी में एमडी की उपाधि प्राप्त की है। हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एवं ट्रॉपिकल मेडिसिन लंदन, ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी वॉल्टरहैम यूएसए तथा येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए में आपने पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया है। 1991 से 2017 तक आप राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था NII नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। सेवानिवृत्ति के बाद मानव क्षमता में आप पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER, वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में और सोनीपत के अशोक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। विज्ञान और समाज से संबंधित सरकारी नीतियों के मामलों में वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के संपादक के रूप में दवाओं की खोज से संबंधित छोटी कंपनियों के साथ और विशेष रूप से विज्ञान शिक्षा की समस्याओं पर काम करने वाले गुटों के साथ आप कार्य कर रहे हैं। आपने लगभग 100 से अधिक पीयर रिव्यूड पेपर्स प्रकाशित किए हैं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी संस्था के लिए दिया। पूरे एनसीसीएस परिवार की ओर से मैं पुनः आपकी हार्दिक आभारी हूँ। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस चर्चा के लिए हमने एनसीसीएस सहित देश के विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों को गूगल फॉर्म प्रेषित किए थे, जिसके जरिए जनमानस अपने कोविड संबंधित प्रश्न हमें पूछ सकें। हमें देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से अधिकतम प्रश्नों का अंतर्भाव आज की चर्चा में करने का हमने प्रयास किया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सर, जनमानस ये जानना चाहती है कि कोरोना वायरस और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये प्रश्न हमें गिरीश कंदलकर, ज्योति नगर से प्रेषित हुई है। प्रथमतः मैं एनसीसीएस के सभी मित्रों को हार्दिक सलाम नमस्ते पहुंचाता हूं और फिर
चर्चा को शुरुआत करते हैं। हिंदी में बात कर रहे हैं तो वायरस शब्द का प्रयोग करना सही नहीं होगा। हालांकि आमतौर से हम हिंदी अखबारों में भी वायरस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन विषाणु कहना सही होगा और उचित होगा। तो श्रोता दर्शक क्षमा करें, जहां तक हो सके मैं विषाणु कहूंगा, आप वायरस समझ लीजिएगा। तो वायरस की, विषाणु की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो एक दृष्टि से फलसफे वाली बात होगी कि सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस प्रश्न को थोड़ा संकुचित और उपयुक्त दृष्टिकोण से सोचें कि किसी भी नए बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव आते कहां से है, क्योंकि प्रश्न का सही रुख तो उसी ओर है कि ये जो नया बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, विषाणु है, विषाणु सूक्ष्म जीवों में आते हैं, ये विषाणु है, आया कहां से, अभी तक नहीं था और आज आके पहुंच गया। तो इसका उत्तर ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। आमतौर से सजीवों में इस तरीके के सूक्ष्म जीवों का आना जाना रहता है और पर्यावरण में, इकोसिस्टम में ये हर हमेश की घटना है कि आमतौर से यही होते रहता है। तो आता कहां से है, तो जाहिर है कि विषाणु है, तो इसलिए उसे अपना जीवन क्रम, अपना जीवन चक्र चलाने के लिए किसी और कोशिकाओं की, किन्हीं और सेल्स की जरूरत होती है। अब उन कोशिकाओं में वो घुसे, अपना जीवन चक्र बनाए, अपनी संतति बनाए और अपना फैलाव कराए। ये विषाणु के जीवन चक्र का मसला है। अब इसलिए उसे यजमान कोशिकाएं चाहिए, तो यजमान सजीव चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो हर एक अपने अपने विषाणुओं की प्रजातियों के लिए अपना अपना यजमान सजीव होता है और इस यजमान सजीव के साथ उनका एक संतुलन सा बना रहता है कि थोड़ी बहुत बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन इतनी बीमारी नहीं पैदा करते कि वो बेचारा जो सजीव है उसकी आबादी खत्म हो जाए। अगर आबादी खत्म हो गई तो विषाणु का क्या होगा। तो इसलिए एक तरीके का संतुलन उभर आता है। अब जब संतुलन की बात होती है तो अपन बार बार ये समझने लगते हैं कि यजमान सजीव या विषाणु सोच समझ के संतुलन बनाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर विषाणु मारने लगे अपने यजमान सजीव को तो ये भी ना रहे वो भी ना रहे, तो हमारे सामने उदाहरण ही नहीं रहेगा। जो उदाहरण रहेंगे वो ऐसी जोड़ों के उदाहरण रहेंगे जहां पे एक संतुलन सा बना है, इसलिए ये भी जिंदा है और वो भी जिंदा है। ऐसे में बदलाव कैसे होता है, क्योंकि अगर एक सजीव प्रजाति के साथ विषाणु का एक नाता सा बना हुआ हो तो दूसरी सजीव प्रजाति के साथ नया नाता कैसे बनता है। तो इसमें अपन ने ये याद रखना चाहिए कि जब विषाणु अपने यजमान सजीव की कोशिकाओं में अपनी वृद्धि बनाता है तब उस विषाणु की जो आनुवंशिक प्रणाली है, जेनेटिक कोड है, मैं एक तरीके से थोड़े से मुश्किल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आनुवंशिक प्रणाली कहना चाहिए, जेनेटिक कोड नहीं कहना चाहिए। तो आनुवंशिक प्रणाली है, उस आनुवंशिक प्रणाली की नकलें बनती हैं यजमान कोशिका के अंदर, क्योंकि वायरस विषाणु जब एक नई सेल में, नई कोशिका में घुसता है तो घुसने के बाद उसकी जो आनुवंशिक प्रणाली है उसकी कई सैकड़ों हजारों नकलें बनती हैं, कापियां बनती हैं और उनके साथ
प्रोटीन्स आके जुड़ के नए विषाणु के कण निर्माण होते हैं और ये विषाणु के कण उस कोशिका से बाहर आके नई कोशिकाओं में घुसने लगते हैं। ये हुआ विषाणु का जीवन चक्र। अब ये जो आनुवंशिक प्रणाली की नकलें बनती है, ये बिल्कुल बिनचूक सही नहीं बनती। कहीं ना कहीं उस नकल के बनने में गलतियां होती हैं, फर्क पड़ते हैं। जब ये होता है तब इसका परिणाम ये होता है कि कई ऐसे विषाणु के कण निर्माण होते हैं जो मूल विषाणु के साथ बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। छोटे छोटे फर्क हैं उसमें। आमतौर से इन फर्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, विषाणु की आबादी बनी रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसे फर्क यूं ही एक तरीके से कर्म धर्म संयोग से, इसमें कोई सोच समझ की बात नहीं है, यूं ही किसी और यजमान प्रजाति की कोशिका में घुसने के काबिल बन जाते हैं। और जब यूं होता है तो उस नई यजमान प्रजाति में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा विषाणुओं का जो परिवार है, उनमें से कई विषाणु प्रजातियां इन्फ्लुएंजा परिवार में से पक्षियों की कई प्रजातियों में मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभार उनमें ऐसे आनुवंशिक फर्क दिखाई देते हैं जिनकी वजह से, अब अपन इन्फ्लुएंजा परिवार के बारे में ना ज्यादा बातें करें, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभार ऐसे फर्क पड़े हुए विषाणुओं के कणों के माध्यम से मुर्गियों से इंसानों तक इन्फ्लुएंजा आके पहुंचेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के नए कण इंसानों की कोशिकाओं में घुस के उनमें अपनी नकलें बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो सवाल सामने आया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये आया कहां से, तो पहली बात तो ये है कि अपन इसको, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूं कि अपन इसको कोरोना वायरस ना कहें, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा परिवार है। उसके दर्जनों सदस्य विषाणु है। सबको अपन एक ही नाप से नापें तो सही नहीं है ना, कि यानी घर में किसी ने चोरी की, एक आदमी ने, तो बाकी सबको आप ठोकने लगोगे क्या? तो इसलिए इसे SARS-CoV-2 कहें, जो इसका दिया हुआ नाम है। अब ऐसे अजीबोगरीब नाम विषाणुओं को क्यों देते हैं? सुरेश नीलेश क्यों नहीं कहते? ये डॉक्टर देवाशीष मित्र बैठे हैं, उनसे पूछिएगा। लेकिन जो नाम है SARS-CoV-2, तो उसको SARS-CoV-2 कहिएगा। सवाल इसमें यह है कि जो कोरोना वायरसेस का परिवार है, इसके कई सदस्य इसी तरीके से इंसानों की प्रजाति में आके पहुंचे हैं। इसी सदी में, पिछली सदी की बात भी नहीं है, इसी सदी में यह तीसरी बार हुआ है जहां तक हम जानते हैं। 20 साल पहले, 2 दशक पहले, इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था SARS-CoV-1। तो ये भी इसी तरीके से आके पहुंचा। वो कहां से आके पहुंचा? वो भी, उसके कई रिश्तेदार पाए जाते थे चमगादड़ में, तो वहां से उसमें, उसकी आनुवंशिक प्रणाली में कुछ छोटे छोटे फर्क ऐसे पड़े कि वो इंसानों में बढ़ने के काबिल हो गया, इंसानों में प्रजनन करने के काबिल हो गया, तो आके पहुंचा। इसी तरीके से 10 साल पहले इनका और एक मौसेरा भाई था, उसका नाम था मर्स-कोव। अब उसको भी असल में मर्स-कोव-1 कहना चाहिए, क्योंकि आज ना कल उसका छोटा भाई आके पहुंचेगा। तो लेकिन मर्स-कोव था। उसके 10 साल बाद तकरीबन ये SARS-CoV-2 आके पहुंचा है। तो इन तीनों के सबसे करीबी कोरोना वायरस परिवार के रिश्तेदार जो हैं, वो चमगादड़ों में पाए जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते अभी तक कि ये जो 3
बीमारी के विषाणु आके इंसानों तक पहुंचे हैं, इनके चमगादड़ों से इंसानों तक पहुंचने में जो फर्क पड़े हैं, उन फर्कों की प्रक्रिया क्या है, फर्क कैसे पड़े, कौन से फर्कों के जरिए वो चमगादड़ों से किसी और सस्तन प्रजाति में पहुंचे, वहां से और कौन सा फर्क पड़ने के बाद वो किसी और प्रजाति में पहुंचे, वहां से कैसे आके इंसानों में पहुंचे। चीन में, वुहान में, जहां आज का SARS-CoV-2 विषाणु पहले पाया गया था, वहां पे कहां ये पहले इंसानों में पहुंचा, कितनी बार ये पहुंच के फिर नहीं फैला, जब फैलने में कामयाब हो गया तो पहले जब फैला और नाकामयाब रहा फैलने में, थोड़ा सा फैल के थम गया, और जब इस बार फैला और कामयाब रहा एक वैश्विक महामारी बनाने में, इनमें फर्क क्या था, ऐसा होने के कारण क्या थे, वजहें क्या थी, ये सब हम अभी तक नहीं जानते। जितना जानते हैं वो ये है। इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। बार बार सामाजिक माध्यमों में इस बात का पिछले 2 सालों से बार बार जिक्र होता है कि ये किसी का बनाया हुआ विषाणु है, ये प्राकृतिक विषाणु नहीं है, ये युद्ध के लिए बनाया हुआ विषाणु है, ये किसी नालायक विषाणु विशेषज्ञों ने, मैं डॉक्टर साहब की ओर निर्देश कर रहा हूं, बनाया हुआ विषाणु है। इस बात, ये पूरी की पूरी मनगढ़ंत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसके आधार में कोई सबूत नहीं है। ऐसा सोचने के लिए इसकी जो आनुवंशिक प्रणाली है SARS-CoV-2 की, उसमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाया जाता जिसकी वजह से ऐसा अपन ऐसी शक्यता के बारे में सोचेंगे। तो जितना भी सामाजिक माध्यमों पर इस तरीके का जिक्र हो, यह बात हमने याद रखनी चाहिए कि सबूत और आधार इस तरीके के सोच के लिए कुछ भी नहीं। ये आम पूर्णतः प्राकृतिक बात है, ये कोई नई बात नहीं है। बार बार इस तरीके की आवाजाही सूक्ष्म जीवों के और उनके यजमान प्रजातियों के बीच होते रहती है। सर, जैसे आपने चमगादड़ की बात करी, तो हमारे यहाँ सुनील जोशी AFMC और समीर सिंघल पुणे से ये प्रश्न आया है कि क्या कोरोना वायरस से इंसानों के अलावा जानवर भी संक्रमित हो गए? कुछ बातें तो आपने कह डाली, अगर है या फिर नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या जानवर भी इस वायरस से कैसे प्रभावित हो गए? ये वो उनका सवाल है। तो इस सवाल का सीधा उत्तर देने से पहले, अब आप परिचित हो गए हैं कि मैं बहुत घूम फिर के बातें करता हूं, मेरे उपस्थित मित्र हंस रहे हैं, लेकिन सवाल का सीधा उत्तर देने से पहले मैं एक कदम पीछे हट के बात कहना चाहूंगा। विषाणु का कण है। पहले तो अपन ये सोचे कि विषाणु मुझसे आप तक या आपसे हम तक कैसे पहुंचता है। तो ये जो SARS-CoV-2 का विषाणु है, तो यूं सोचिएगा कि कबीरे का भगवान है। यानी कि क्या, खूंजी होए तो तुरत मिले हो, पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यानी कि मेरी सांस से आपकी सांस तक पहुंचेगा, क्योंकि सांस की जो नलिकाएं हैं, उनका जो आवरण है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें इसकी बढ़त होती है, तो इसलिए सांस से सांस तक पहुंचेगा। तो अगर मैं संक्रमित हूं तो मेरी सांस नलिकाओं के जो आवरण है, उसकी कोशिकाओं में इसकी बढ़त हो रही है, और काफी नए विषाणु के कणों का निर्माण हो रहा है। वो कण इस आवरण पे जो द्रव होता है, उस द्रव में फैले हुए हैं। अब मैं जब सांस लेता हूं, बात करता हूं, खांसता हूं, छींकता हूं,
ठहाके मार के हंसता हूं तो मुंह से नाक से बूंदें निकलती हैं, या सिर्फ मेरे मुंह से नाक से नहीं निकलती, आप सबके मुंह नाक से निकलती हैं, यूं ना सोचे, अच्छा खैर छोड़िएगा। तो बूंदें निकलती हैं। अब बूंदें अलग अलग आकार की बूंदें होती है, कुछ चंद बहुत बड़ी बूंदें होती हैं जो अपन को स्कूल से याद है कि अपन पीछे हट के बैठा करते थे पिछले बेंचों पे, क्योंकि आगे बरसात होती थी, तो उस तरीके की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं। अब यूं देखिएगा कि बड़ी बूंद में बहुत ज्यादा तादाद में विषाणुओं के कण होते हैं, छोटी बूंद में कम होते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ी बूंद आके पहुंचे तो संक्रमण आसानी से हो, छोटी बूंद आके पहुंचे तो संक्रमण कम आसानी से हो। लेकिन बड़ी बूंद गिर जाती है, छोटी बूंद तैरती रहती है हवा में, यानी कि दूर तक पहुंचेगी। तो इसलिए किस बूंद से किस पर्यावरण में कहां तक संक्रमण पहुंचेगा, इसको लेकर अपन ने थोड़ी एक वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। लेकिन पहुंचेगा तो जरूर, जाके पहुंचेगा और किसी के सांस नलिकाओं में उसके आवरण पर जाके गिरेगा। लेकिन आवरण पर जाके जब गिरेगा तो जाके सीधा विषाणु का कण कोशिका पर जाके नहीं गिरेगा, क्योंकि वो कण पहले तो पानी के बुलबुले में बैठा हुआ है, बूंद में बैठा हुआ है। अब जब बूंद जाके गिरेगी, वो जाके गिरेगी द्रव में, जो द्रव इस आवरण पर है। तो उसमें कण ने जाके नीचे जो कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचना चाहिए। यानी द्रव में अगर ऐसे पदार्थ होंगे जो इस कण को कुछ खतरा पहुंचा सकेंगे, जैसे कि कुछ सर जैसे देखा गया है कि संक्रमण के दौरान कुछ मरीजों का ऑक्सीजन स्तर नीचे गिर जाता है। वो तो बहुत बाद की बात है, पहले तो अपन जो प्रजातियों की बात है उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो जब कण कोशिका तक पहुंचता है तो द्रव के प्रवाह में है। अब कण ने कोशिका को जकड़ना चाहिए, अगर ना जकड़ पाए तो अंदर ना जा पाए, और जकड़ने के लिए उसके पास उस कण के आवरण पर प्रोटीन्स है, प्रथिन है, स्पाइक प्रथिन है जिसे कहा जाता है, जो एक तरीके से कोशिका पर उपस्थित ACE2 प्रोटीन के साथ जकड़ जाता है। प्रजाति की विशिष्टता ये है कि ये जो SARS-CoV-2 है ये इंसानी कोशिकाओं पर उपस्थित एक ACE2 प्रोटीन के साथ जकड़ता है, लेकिन हरेक बाकी सस्तन प्रजातियों के साथ जकड़ता है ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चमगादड़ों की कोशिकाओं के साथ नहीं जकड़ता ये जो SARS-CoV-2 है। तो फिर और किसी भी प्रजाति की कोशिका पर नहीं चिपकता, सिर्फ इंसानी कोशिका पर चिपकता है ऐसी बात नहीं है। तो पाया गया है कि मिंक फार्मिंग होती है, नेवले की प्रजाति के जानवर हैं मिंक का हिंदी में शायद शब्द भी नहीं होगा क्योंकि वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन नेवले की प्रजाति के जानवर हैं जिनके चमड़े के लिए पाले जाते हैं यूरोप में। तो इंसानों से SARS-CoV-2 मिंक तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा कि मिंक फार्म्स बंद करने पड़े, जैसे कि अपने यहां बर्ड फ्लू की डर से पोल्ट्री फार्म्स बंद करने पड़े। दूसरी ओर प्रयोगशालाओं में पाया गया है कि जो सीरियन हैमस्टर हैं, चूहे की प्रजाति के जानवर हैं, उनमें स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से SARS-CoV-2 की बढ़ंत होती है। उधर अमेरिका में पाया गया है कि एक हिरणों की प्रजाति व्हाइट टेल्ड डियर में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रूप से SARS-CoV-2 का फैलाव होता है। और ये तो दुनिया भर में पाया गया है कि पालतू बिल्लियों में और बिल्लियों की प्रजाति के और सारी अनेक बिल्लियों के परिवार प्रजाति परिवार के और सारी प्रजातियों में, जैसे कि शेरों में वगैरह, बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत आसानी से SARS-CoV-2 का संक्रमण होता है। यहां तक
कि कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है मिंक को लेकर शेरों से लेकर और व्हाइट टेल्ड सफेद पूंछ वाले हिरणों से लेकर उल्टी इंसानों में संक्रमण होने की घटनाएं घटी हुई। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है कि एक नए वायरस की नस्ल फैलने लगती है यहां पर। तो अगला सवाल जो आपने पूछा कि ऑक्सीजन का दबाव कम होता है शरीर में मरीजों में, ऐसे क्यों होता है? तो इसमें एक आम बात याद रखनी चाहिए कि विषाणु को आपके शरीर में बीमारी पैदा करने से कोई फायदा नहीं होता। आमतौर से यह बात सही है। अब इसमें मैं छोटी छोटी आपत्तियां ले सकता हूं, लेकिन आमतौर से यह बात सही है कि विषाणुओं को आपके शरीर में बीमारी पैदा करो इससे कोई फायदा नहीं। उसको तो मतलब है अपनी आबादी बढ़ाने, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब आपके सांस नलिकाओं की आवरण की कोशिकाओं में अपनी संतति बढ़ाता है तो उन कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है, कोशिकाएं टूटने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि वहां जहां विषाणु की बढ़ंत हो रही है वहां एक जख्म सी हो जाती है, और वहां पे अगर जख्म सी हो जाती है चूंकि कोशिकाएं टूटने लगती हैं तो उस जख्म के आसपास जख्म को ठीक करने वाली प्रक्रियाएं कार्यान्वित होती हैं, उत्तेजित होती हैं। और दूसरी ओर विषाणु को अगर पहचाना जाए तो विषाणुओं के खिलाफ थोड़ा बहुत नियंत्रण का काम करने वाली प्रक्रियाएं भी कार्यान्वित हो जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के दो काम हैं, एक है कि वह मरम्मत करो और विषाणु की रोकथाम करो, दूसरी ओर एक बड़े पैमाने पर वो जो जहां संक्रमण हो रहा है वहीं के वहीं उसको मर्यादित रखो, उसको फैलने ना दो, क्योंकि फैलने से और जख्म फैलने लगेगी। लेकिन जब ये होता है, ये जो प्रक्रियाएं सांस नलिकाओं में कार्यान्वित होती हैं उन्हें हम प्रदाह कहते हैं, हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अगर ये प्रतिरक्षा प्रदाह की, इम्यून इन्फ्लेमेशन की प्रक्रियाएं कार्यान्वित होंगी तब जाके उनका फायदा भी है लेकिन उनसे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो वहां पे पूरे जोर शोर से प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आमंत्रित करेंगी, प्रतिरक्षा कोशिकाएं वहां पे अपना काम करने में जुट जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वहां पे सूजन होगी, वहां पे खून की आवाजाही बदल जाएगी और वहां पे उस आवरण का जो काम है उसमें बाधा आना शुरू होगा। अब मेरे नाक के आवरण में या गले के या ऊपरी सांस नलिकाओं के आवरण में अगर इस तरीके की बाधा आने लगी तो मैं क्या करूं, मैं खांसने लगूं, ये होता है वो होता है, जो जिन्होंने कोविड का अनुभव लिया है वो सब जानते हैं। लेकिन यूं सोचिएगा, अपन ने कहा था कि बड़ी बूंद है छोटी बूंद है। अब बड़ी बूंद मेरी सांस में आए तो नाक या गले में अटक जाए और वहीं संक्रमण शुरू हो जाए। लेकिन बिल्कुल छोटी बूंद अगर है जो नाक से, गले से, बड़ी नलिकाओं से जाकर मेरे फेफड़ों की छोटी छोटी नलिकाओं तक पहुंच जाए और वहां पे अगर इस तरीके का प्रदाह और इस तरीके की सूजन आ जाए तो छोटी सांस नलिकाएं बिल्कुल बंद ही हो जाएंगी। और अगर वो बंद हो गई तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन का काम चलता है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रदाह है इसमें पानी भी निकलते रहता है। अब ये पानी अगर फेफड़ों की ऐसी जगह में पहुंच जाए जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन में बाधा आ जाए तो जाहिर है कि ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, ऑक्सीजन का जो दबाव है वो कम होने लगेगा। सर, शुरुआती दौर में हम ये देखते थे कि रेमडेसिविर का
काफ़ी भारी मात्रा में इसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसके क्या कुछ दुष्परिणाम हैं? ये सवाल हमें मनीष राजीवाड़े जी ने NCCS से पूछा है। तो रेमडेसिविर के बहुत बड़े दुष्परिणाम तो अभी तक मैंने सुने नहीं हैं। होंगे तो और विशेषज्ञ होंगे, जानते होंगे तो जरूर कहिएगा, मैंने सुने नहीं है। रेमडेसिविर की सबसे बड़ी मर्यादा ये है, मर्यादाएं दो हैं, और दोनों मर्यादाएं याद रखने की बहुत बड़ी जरूरत है हम लोगों के लिए। पहली मर्यादा ये है कि रेमडेसिविर क्या किसी भी विषाणु की नकलें बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने वाली जो दवाएं हैं, जो विषाणु की प्रजनन प्रक्रिया को रोकती हैं, किसी भी कदम पर रोकती हो, लेकिन प्रजनन प्रक्रिया को रोकती हैं, नकलें बनाने को रोकती हैं, ऐसी दवाएं विषाणु से निर्मित बीमारी में अगर बिल्कुल शुरुआती दौर में दें तभी बहुत ज्यादा काम आती है। साफ कहें तो पहले 2-3 दिन में लक्षण शुरू होने के बाद अगर ये दवाएं शुरू की जाएं तो वो आगे चल के गंभीर लक्षणों की बीमारी की संभावना को कम करती है। लेकिन 3-4 दिन बाद देने लगे तो आमतौर से देखा गया है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये जीवाणुओं के बीमारियों के बारे में सही नहीं है। बैक्टीरियल संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं उसमें गंभीर बीमारी तक बात पहुंच भी जाए तब भी जाके अपन जो प्रतिजैविक लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनका काफी अच्छा असर पड़ता है। और ये जो फर्क है विषाणुओं की संक्रमित बीमारियों में और जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की संक्रमित जीवाणुओं में, ये उनके जीवन चक्र के फर्कों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए रेमडेसिविर जैसी दवाएं बिल्कुल शुरुआती दौर में बीमारी के लेनी चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी मर्यादा बीच में आती है। दूसरी मर्यादा क्या है कि रेमडेसिविर सुई से देना पड़ता है, जैसे गोली से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो पेट से शरीर में जाता नहीं है, तो इसलिए सुई से देना पड़ता है। अब सुई से अगर देना पड़े तो अस्पताल में जाना जरूरी है। अस्पताल में पहले 48 घंटों के लक्षण से कौन जाएगा भाई? भारत में तो कोई नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेमडेसिविर जैसी दवा, रेमडेसिविर जिस गुट की दवा है, उस गुट की दवाएं अपन को पहले 48 घंटों में मरीज का निदान हो, निदान के बाद उसको ये दवा लेने की सलाह मिले और वो दवा के दुकान में जाए और उठाए ले और लेने शुरुआत करे, यानी कि गोलियां लेने शुरुआत करे। ऐसी दवाओं की जरूरत है। रेमडेसिविर की सबसे बड़ी मर्यादा यह है। पिछले साल अपन ने देखा कि अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए उनके रिश्तेदार दर बदर फिरते थे रेमडेसिविर खोजते, और कई लोगों ने, कई मुनाफाखोरों ने बहुत बड़े मुनाफे बनाए ऐसी रेमडेसिविर की चिंता का फायदा उठाए। और उन गंभीर लक्षण से ग्रस्त मरीजों में रेमडेसिविर नए रूप से देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन चूंकि हमने सोचा कि रेमडेसिविर विषाणु को रोकने वाली दवा है, तो हम स्वाभाविक रूप से सोचने लगे कि अपने रिश्तेदारों के लिए कहीं से जुटा पाएं। तो ये सोच हमने पहुंचानी चाहिए थी। हमने मतलब सरकार ने पहुंचानी चाहिए थी और हम वैज्ञानिकों ने पहुंचानी चाहिए थी, और हम इसमें कम पड़े ये सोच पहुंचाने में। तो अगला सवाल इसी के साथ मैं जोड़ के अपनी ओर से डालता हूं कि क्या मुंह से लेने वाली विषाणु प्रतिरोधक दवाएं मौजूद हैं? अब इसमें दो बातें हैं। एक तो अपन अब यूं सवाल पूछे कि ये पहले से इनकी इजादी के पीछे विशेषज्ञ क्यों नहीं पड़े? अगर ये सबको पता था और ये सबको पता था तो पहले से क्यों नहीं पड़े? तो इसका उत्तर विशेषज्ञ जिस सामाजिक
आर्थिक राजनीतिक चौखट में काम करते हैं उसमें है, तो वो मैं आपके सोच पर छोड़ूंगा। लेकिन पिछले 6 महीने पहले ऐसी एक मुंह से लेने वाली विषाणु प्रतिरोधक दवा को इजाजत मिली है, वो है मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर मुंह से ली जाती है। रेमडेसिविर, मोलनुपिराविर और फाइजर कंपनी ने बनाई हुई, मोलनुपिराविर शायद रोश की है, फाइजर कंपनी ने बनाई हुई और एक इसी तरीके की दवा है जिसका नाम है शायद पैक्सलोविड। ये मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड मुंह से लेने वाली दवाइयां हैं। मोलनुपिराविर की परेशानी ये है कि गर्भवती महिलाएं नहीं ले सकती, छोटे बच्चों को देने में अपन ने हिचकिचाना चाहिए। पैक्सलोविड को लेकर परेशानी ये है कि अभी तक इजाजत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इजाजत मांगी नहीं है, यूं लेकर काफी खींचातानी चल रही है। लेकिन इसलिए अब हालात ये हैं कि 2 साल हो गए महामारी को, लेकिन आसानी से उपलब्ध दुकानों में बड़े पैमाने पर गोली के रूप में लेने वाली आसान विषाणु प्रतिरोधक दवा अभी तक भी हमारे आसपास मौजूद और उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न हमें वसीम अकरम जी NRS और भाग्यश्री तिलकर NCCS से पूछती हैं कि कोविड-19 वायरल वेक्टर टीके किस प्रकार कार्य करते हैं तथा mRNA वैक्सीन और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानना चाहते हैं। टीकों के बारे में सोचते हैं और टीकों के बारे में यूं सोचते हैं कि टीका है क्या चीज। तो मैंने कहा कि जब विषाणु का कण आता है तो आके मेरी सांस नलिका के आवरण के द्रव पे में गिरता है। अब द्रव में ऐसे कोई तत्व अगर होंगे जो विषाणु को रोकेंगे, मेरी कोशिका तक पहुंच के उससे चिपकने से रोकेंगे, तो मेरे लिए फायदेमंद है। अब द्रव में आमतौर से ऐसे देखिएगा, मैं एंजाइम के लिए हिंदी शब्द भूल गया, अगर कोई मदद करें तो मेहरबानी होगी। खैर एंजाइम समझ लीजिएगा। ऐसे एंजाइम्स हर एक इंसान में मौजूद होते हैं और इसलिए किसी हद तक हम ऐसी प्रतिरक्षा क्षमता हर एक विषाणु के खिलाफ रखते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे तत्व उस द्रव में हो जो विषाणु का जो प्रथिन कोशिका पर जाके कोशिका के प्रथिन से चिपकता है, स्पाइक प्रोटीन ACE2 प्रोटीन के साथ चिपकता है। अब स्पाइक 2 प्रोटीन को ढक्कन लगाने वाले कोई तत्व मेरी द्रव में मौजूद हो तो विषाणु का कण कोशिका तक पहुंचे भी तब भी चिपक ना पाए। अगर चिपक ना पाए तो अंदर घुस ना पाए तो ना बजे बांस ना रही बांसुरी। तो ऐसे तत्व कैसे पैदा करें? जब विषाणु शरीर में आता है तो अपन ने सोचा कि प्रदाह निर्माण होता है, लेकिन उस प्रदाह के साथ साथ, जिसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, उस प्रदाह के साथ साथ विषाणु मौजूद हैं शरीर में। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया के और अंग भी हैं जिन्हें B और T कोशिकाएं कहते हैं। उन अंगों के माध्यम से विषाणु को पहचान के बिल्कुल विषाणु के जो प्रथिनों के आकार होते हैं उनके खिलाफ विशिष्ट रूप से उनको पहचानने वाले तत्व शरीर में निर्माण होते हैं और उन तत्वों को अपन एंटीबॉडी कहते हैं। अब विषाणुओं के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बने तो एंटीबॉडी खून में, अच्छा चलिए हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रतिपिंड बनते हैं। तो ये प्रतिपिंड खून में मौजूद होते हैं और ये प्रतिपिंड सांस नलिकाओं की, मुंह की आवरण पे जो द्रव होता है उसमें भी मौजूद होते हैं। तो जाहिर है वो विषाणु को पहले ही रोकेंगे, विषाणु के कण को चिपकने से रोकेंगे। अब
सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो जिस व्यक्ति में संक्रमण होता है वो व्यक्ति अगर संक्रमण को सीमित रख के अपना स्वास्थ्य फिर बना पाए तो ये व्यक्ति अब इस विशिष्ट विषाणु के खिलाफ ज्यादा प्रतिरक्षा क्षमता रखता है क्योंकि अब प्रतिपिंड मौजूद है। तो सवाल जाहिर ये उठता है कि बगैर बीमारी के प्रतिपिंड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएं? तो विषाणु का कोई वो हिस्सा ले लें जिसके खिलाफ प्रतिपिंड सबसे ज्यादा कारगर है विषाणु की बढ़ंत रोकने के लिए, और शरीर में डालें और इस तरीके से डालें कि शरीर को थोड़ा डराएं धमकाएं कि भाई कुछ खतरनाक चीज आ गई शरीर में अंदर, उसके खिलाफ जोर शोर से टीबी कोशिकाएं इकट्ठी करके प्रतिपिंड बनाने के काम में लग जाओ। अगर ऐसी कोई तकनीक, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपन बना पाए तो उस टेक्नोलॉजी को अपन टीका कहते हैं, अपन वैक्सीन कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक विषाणु की प्रतिकृति अपन ने शरीर में डालनी है जिससे शरीर को दो सूचनाएं मिलनी है। एक ये कि कोई डरावनी चीज आ गई और दूसरी ये कि इस आकार के खिलाफ प्रतिपिंड बना। इसका मतलब यह है कि आकार देना चाहिए। विषाणु का जो प्रथिन है, जो स्पाइक प्रोटीन है, वो शरीर में डालना चाहिए और ऐसे चलिए अंग्रेजी का सहारा लेना तो कहीं ना कहीं जरूरी होता है, ऐसे फॉर्मुलेशन में डालना चाहिए जो शरीर को लगे कि कोई डरावनी चीज आ गई अंदर। तो जिन चीजों को एडजुवेंट कहा जाता है वो सारे इस काम से इस्तेमाल होते हैं टीकों में। अब सवाल ये है कि जो स्पाइक प्रोटीन शरीर में डालना है टीके में, वो कैसे बनाएं और कैसे डालें? तो दो गुट हैं वैक्सीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के, टीकों के तकनीकों के। एक ये है कि प्रोटीन बाहर बनाओ शोध नलिका में या बायोरिएक्टर में, कंपनियों में बनाओ और प्रोटीन बना के उसका घोल बना के एडजुवेंट के साथ डाल दो। इसमें हाल में जो 12 से 14 आयु के बच्चों के लिए इजाजत प्राप्त कोर्बेवैक्स टीका है, वो इस तरीके से बनता है कि वैक्सीन का प्रोटीन बाहर बनाओ, एडजुवेंट के साथ मिलाओ घोल उसका और बतौर टीके के दे दो। जो कोवैक्सीन है पिछले 1.5 साल से यहां भी कई लोगों ने लिया होगा, 8-10% लोगों ने शायद लिया होगा। तो जो कोवैक्सीन है वो भी इसी तरीके से एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वो है कि विषाणु की ही बढ़ंत करो बड़े पैमाने पर और फिर उसे निष्प्रभ कर दो ताकि वो अपनी बढ़ंत ना बना पाए, लेकिन दिखता तो बिल्कुल वैसा ही है। तो उसका एडजुवेंट के साथ घोल बना के ठोक दो तो कोवैक्सीन बन गया। लेकिन इनमें परेशानी ये है कि वो जो प्रथिन का, प्रोटीन का आकार है जिसके खिलाफ प्रतिपिंड बनाने हैं, वो बिल्कुल वैसा दिखना चाहिए जैसा वो विषाणु पर दिखता है। अब कई सूक्ष्म जीवों के साथ ये बड़ी परेशानी है कि ये आकार बिल्कुल हूबहू वैसा सही दिखना चाहिए और उसके लिए अड़चनें बहुत पैदा होती है, खास करके बड़े पैमाने पर, जैसे कि इंडस्ट्रियल निर्माण पर अगर बनाना जरूरी है तो प्रोटीन के आकार को बचाए रखने में बहुत परेशानियां होती हैं। इसीलिए नोवोवैक्स कंपनी का जो टीका है या बायोलॉजिकली का जो कोर्बेवैक्स है, इसको बहुत ज्यादा वक्त इसलिए लगा कि ये आकार बचाए रखने में अड़चनें आया करती थी। तो यूं सोचिएगा कि अगर ऐसा है तो इसका कोई पर्याय है? बिल्कुल है। क्या है? हर एक प्रोटीन की एक आनुवंशिक प्रणाली होती है, तो क्यों ना ये आनुवंशिक प्रणाली
जिसके आकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आनुवंशिक प्रणाली सिर्फ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ने का मसला है। तो पूरी आनुवंशिक प्रणाली प्रोटीन की लेकर शरीर में ऐसी डालें कि शरीर की कोशिकाएं उस आनुवंशिक प्रणाली को पढ़कर विषाणु का प्रथिन खुद बनाएं और खुद ही अपने आप को, यानी कि आप ही करता आप ही धरता, इस तरीके से अपने आप को बना के, अपने आप को डरा के अपने आप ही प्रतिपिंडों का निर्माण करें। तो ये पूरा दूसरा टीकों की तकनीकों का गुट है। इसमें अलग अलग तरीके से ये आनुवंशिक प्रणाली शरीर की कोशिकाओं में घुसाई जाती है, क्योंकि वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर तक पहुंचना जरूरी है, वो पहुंचाना आसान नहीं है। तो एक मार्ग है कि किसी और विषाणु का सहारा ले ले। आप में से आपने सभीयों ने शायद कोविशील्ड लिया होगा, वो ऐसे एक मान लीजिएगा निरुपद्रवी विषाणु का सहारा लेके आनुवंशिक प्रणाली का पहुंचाने का तकनीक है। दूसरा तकनीक है कि ऐसा करने के बजाय, चूंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन प्रथिन बनता है, तो क्यों ना विषाणु के प्रथिन के आनुवंशिक प्रणाली का आरएनए ले लें और वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर तक पहुंचाए और उससे शरीर में प्रोटीन बना के टीका का निर्माण करें। ये हुई एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजीज, जो मॉडर्ना का टीका या फाइजर का टीका, सच में एनआईएच में बना हुआ मॉडर्ना कंपनी ने लिया हुआ टीका, या बायोएनटेक कंपनी ने, छोटी कंपनी ने बनाया हुआ और फाइजर ने खरीदा हुआ टीका। तो ये टीके ऐसे एमआरएनए टेक्नोलॉजी के टीके हैं। तो इस तरीके से इन टीकों के प्लेटफॉर्म में, इन टीकों की व्यवस्था में फर्क है, लेकिन मूल मुद्दा बिल्कुल यही है कि किसी तरीके से शरीर को एक डरावने पार्श्वभूमि में विषाणु का प्रोटीन दिखाएं और शरीर को उद्युक्त करें कि वो उसके खिलाफ प्रतिपिंड बनाए। सर, ये भी देखा गया है कि संपूर्ण टीकाकरण के बाद भी लोग कोविड से संक्रमित हुए। हमारी सरकार ने बूस्टर डोज, इवन विश्व भर में ये कहा गया बूस्टर डोज की अनिवार्यता है, वो उपयुक्त है, उसे लेना चाहिए। वैक्सीन के 2 डोज या संक्रमण के बाद बूस्टर डोज की समय सीमा के बारे में हमारे दर्शकगण जानना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि कब तक उन्हें ये बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। और ये प्रश्न हमें नेहा बिष्ट, पिंपरी, मयूर मारू, एनसीसीएस से ही स्मिता खरकीकर, तृप्ति कुलकर्णी, वर्षा शेफाल, अश्वनी आत्रे, हरि कुमार जी और बालेवाड़ी से मनोज जायसवाल ने पूछा। आमतौर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं जो प्रश्नों को लेकर कह रहा हूं उसे उत्तर ना समझें, यानी कि विशेषज्ञ ने कही हुई अधिकारवाणी ना समझें, बातचीत समझें, अपने दिमाग से सोचें इन मसलों को लेकर, किसी का बाबा वाक्यम प्रमाणम ना ले। तो ये कहने के लिए एक जरूरी बात है, और वो बात ये है कि मैंने किसी प्रश्न के उत्तर में ये कहना जरूरी है कि इसका उत्तर कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता, विशेषज्ञों का गुट नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, और इससे मुझे अवसर मिला है ये कहने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि प्रतिपिंड अपन जब बनाते हैं टीकों के माध्यम से, तो सवाल ये है कि कितनी मात्रा में खून में प्रतिपिंड है। अगर कम मात्रा में होंगे तो संभावना ये है कि विषाणु जो अगर बड़ी तादाद में आए सांस में, जैसे कि सोचिएगा एयर कंडीशनिंग चल रही है और वो क्योंकि निदेशक महोदय चाहते हैं कि बहुत पैसे जाया ना हो एनसीसीएस के, तो इसलिए रिसर्कुलेटिंग एचयू चल रहा है, और उसलिए अपने में से किसी भागे में विषाणुओं का संक्रमण जारी हो तो उनके सांस से विषाणु बाहर आ रहे हैं।
अब अपन में से सभी ने N95 मास्क तो नहीं पहने, क्योंकि दुनिया की सरकारों ने 2 साल हो गए अभी तक भी इसका प्रावधान नहीं किया कि आम जनता को, खास करके गरीब जनता तक N95 मास्क आसानी से पहुंचे। तो इसलिए अपन दुपट्टे, रुमाल, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं अभी भी 2 साल चलते हुए। तो विषाणु बाहर आते हैं, बार बार रिसर्कुलेशन H2 का चलता है, तो पहुंचे हैं और सत्यजीत तो बातें करे जा रहा है, तो घंटे 2 घंटे लोग बैठे हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर विषाणु का संक्रमण होता है। टीका किसी हद तक आपको सुरक्षा देगा, लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पर अगर विषाणु आ गया तो संक्रमण होगा ही होगा। तो ये प्रमाण का, मात्रा का सवाल है। अपन ने यूं नहीं सोचना चाहिए कि टीके के जरिए अपन ने कर्ण के कवच कुंडल पा लिए और कोई तीर आके अब बाधा नहीं दे सकता। प्रकृति में ऐसी कोई घटना होती ही नहीं है। संभावना का कम ज्यादा होने का मसला है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, जब टीकों की जांचें हुई है तब टीकों की कार्यक्षमता जो नापी गई है वो संक्रमण के खिलाफ नहीं नापी गई। यह नहीं नापा गया क्या टीके संक्रमण रोकते हैं, क्या टीके विषाणु की मेरी सांस नलिकाओं में बढ़ंत को बिल्कुल रोकते हैं। यह नहीं नापा गया। नापा क्या गया, वो चीज नापी गई, वो बात नापी गई जिससे हमें मतलब है बतौर समाज के। वो क्या चीज है? अगर ऐसा विषाणु होता जो संक्रमण करता लेकिन बीमारी नहीं पैदा करता, तो क्या हम चिंतित होते? बिल्कुल नहीं होते। अरे हमें बीमारी से मतलब है, हमें संक्रमण से नहीं मतलब। तो इसलिए टीकों की कारगरी जब नापी गई, वो गंभीर बीमारी के खिलाफ, अस्पताल में दाखिल होने की संभावना को लेकर, मृत्यु की संभावना को लेकर नापी गई। और यह देखा गया कि सारे के सारे टीके, दुनिया भर में जितने टीके नापे गए, सारे के सारे टीके गंभीर बीमारी की और मृत्यु से 70 से 90% तक सुरक्षा देते हैं। इसका मतलब फिर वो कर्ण की कवच कुंडल की बात को याद रखिएगा, गारंटी नहीं देते। गारंटी सिर्फ महाभारत में है, सचमुच की दुनिया में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि संक्रमण हो भी, फिर भी सौम्य बीमारी या बिल्कुल लक्षण रहित संक्रमण हो, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो। तो इसलिए यह सोचना कि अगर अपन ने टीका लिया है तो ना सिर्फ बीमारी गंभीर बीमारी बंद होगी, संक्रमण ही बंद होगा और SARS-CoV-2 विषाणु का पूरी तरह उच्चाटन हो जाएगा, यह बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपनों की बातें हैं। ऐसा सोचना हमारे लिए एक बुनियादी तरीके से गलत बात है। सर, हमने मीडिया रिपोर्ट्स में जैसे पढ़ा कि किसी ने अगर कोवैक्सीन लिया है 2 डोज और उसे कोविशील्ड दिया गया हो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है, और इसी तरीके से अगर कोविशील्ड लिया है तो कोवैक्सीन लिया जाए। ये सवाल हमें अश्वनी अत्रे जी NCCS से पूछ रही हैं कि क्या ऐसा सचमुच है? जी, अब ये जो प्रश्न है इसको लेकर मैं बार बार ये कहने वाला हूं कि कोई भी नहीं जानता। पहली बात तो ये है कि टीके के 1 डोज के बाद कितने दिन बाद दूसरा टीका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर ये जानना है तो आप सोचिएगा ना कि अगर आपको इस सवाल का उत्तर देना था तो कैसे देते। अपन ये करते कि चंद लोग ले लें, पहला डोज दे दें, फिर उनमें से कुछ लोगों को 1 हफ्ते बाद दे दें, कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 4, कुछ को 12, यानी कि हजारों लोगों में ये जांच करनी पड़ती। तभी जाके आप कह सकते हैं कि 4 हफ्ते बाद देना चाहिए, 6 हफ्ते बाद मत दो, या 8 हफ्ते बाद देना चाहिए, 12 हफ्ते बाद मत दो। क्या सचमुच ऐसी जांचें की गई है? बिल्कुल नहीं। जांचें कैसी की गई है? अरे 4 हफ्ते बाद दे दो, अच्छा नहीं इसको 6 हफ्ते बाद दे दो, इस तरीके से जांचें की गई है। तो जहां तक प्रतिरक्षा विज्ञान जानता है
बीच में एक डोज के बाद, बीच में एक डोज वो प्राकृतिक संक्रमण की घटना हो या टीके का डोज हो, एक डोज के बाद 3-4 हफ्ते रुकने के बाद दूसरा डोज कभी भी साल भर तक लें, तब भी उसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा। यानी कि पिछले 1.5 साल में अपन ने जितने प्रशासनिक फतवे देखे हैं कि इस टीके को 4 हफ्ते बाद दे दो, उसको 8 हफ्ते बाद दे दो, नहीं अब 12 हफ्ते करो, अच्छा आपको अगर कोविड हुआ है तो उसके बाद 3 महीने कुछ ना लो, इस सब के लिए बिल्कुल नुकीला वैज्ञानिक आधार नहीं है, सबूत नहीं है। सबूत इसलिए नहीं है कि सबूत पैदा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जांचें करनी पड़ेंगी, जो अभी तक की गई नहीं है। तो यह प्रशासनिक सहूलियत का मसला है। तो जहां तक अपन जानते हैं, इसमें हरेक ने यह सोचना चाहिए कि सरकार यह सोचती है कि इतने डोज हैं, इतने लोग हैं, उन तक पहुंचाना चाहिए, तो भैया कुछ लोगों को पहला डोज देने के बाद किसी हद तक तो सुरक्षा मिलती है, तो उनको 12 हफ्ते बाद दूसरा डोज दे दो, उस बीच में औरों तक पहुंचाओ। यह कोई गलत सोच नहीं है, लेकिन इस सोच का आधार प्रशासनिक सहूलियत है। वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह नहीं सोचा गया। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, तौलनिक जांचों की। बार बार यह सवाल उठता है कि क्या कोवैक्सीन से कोविशील्ड ज्यादा असरदार है? क्या mRNA वैक्सीन की जो इश्तिहारी चलती है बड़ी कंपनियों से कि हमारी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर है, फाइजर कंपनी का कहना है, उदाहरण स्वरूप ले लीजिएगा कि हमारा टीका सबसे ज्यादा कारगर है, क्या इसको वैज्ञानिक आधार है? तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप सोचिएगा कि अगर आपको इस तरीके का तौलनिक विधान करना होगा, यह कहना होगा कि 2 टीके आपके सामने हैं, इनसे कौन सा ज्यादा कारगर है, कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, तो आप क्या कहेंगे? किस तरीके का सबूत चाहिए आपको? ऐसा सबूत चाहिए कि एक जांच है, जिस जांच में यह भी टीका इस्तेमाल हुआ है एक गुट में लोगों के, और यह भी टीका इस्तेमाल हुआ है दूसरे गुट में लोगों के, और तौलनिक अभ्यास हुआ है। तो मैं सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसा तौलनिक अभ्यास, क्या अभ्यास हिंदी में गलत शब्द हो गया, क्या ऐसी तौलनिक जांच हुई है? और उसका उत्तर यह है कि तौलनिक जांचें हुई नहीं है। अभी तक तौलनिक जांचें हुई नहीं है, अभी चल रही हैं, लेकिन उनके नतीजे नहीं आए। तौलनिक जांचें, अच्छा टीका बन के 1.5 साल 2 साल हो गए, तौलनिक जांचें क्यों नहीं हुई? तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा इस तरीके से, सोच के लिए, बतौर उत्तर के लिए नहीं, सोच के लिए यह दूंगा कि WHO ने 2021 के नहीं, 2020 के मई महीने में लैंसेट में एक पत्र छपवाया, और पत्र में यह कहा कि हम दुनिया से आह्वान करते हैं, दुनिया की सरकारों से आह्वान करते हैं, दुनिया की कंपनियों से आह्वान करते हैं कि हम एक बड़ा जांचों का, टीकों की जांचों का जाल बनाएंगे, वैश्विक जाल बनाएंगे, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें हम ऐसे केंद्र दुनिया के सभी देशों में, कई देशों में निर्माण करेंगे, जहां पे वॉलंटियर्स की रिक्रूटमेंट होगी, जहां पे पूरी सतर्कता और सावधानता के साथ टीकों की जांच होगी, और ऐसी बड़ी जांच के जाल में जितने नए टीके आएंगे, जितने उम्मीदवार टीके आएंगे, कैंडिडेट वैक्सीन आएंगे, वो सारे इस नेटवर्क में डाले जाएंगे, ताकि एक दूसरे के साथ तौलनिक सबूत ठोस रूप से सामने आए। दुनिया की किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी कंपनी ने WHO का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि हमने दुनिया भर में
टीकों का बड़े पैमाने पर निर्माण निजी कंपनियों के हाथ सौंपा, और निजी कंपनियां आपके हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है भैया। निजी कंपनियां अपने मुनाफे को लेकर चिंतित हैं, और सही भी है, क्योंकि हम जब निवेश करते हैं निजी कंपनियों में, तब हम चाहते हैं कि वो मुनाफा बनाकर हमें पैसे दे देना। तो मैं कोई निजी कंपनियों के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहता, मैं अपनी सोच को लेकर आपको चिंतित करना चाहता हूं कि ऐसे जब हमने कहा तो हमने जाहिर यही सोचा कि निजी कंपनियां तो अपना बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर है हर एक निजी कंपनी के लिए, वो क्यों भला तैयार होंगे तौलनिक जांच के लिए। तो इसलिए आज तक हमारे सामने ठोस सबूत मौजूद नहीं है इस तरीके का तौलनिक विधान करने के लिए। और इस अभाव का कारण हम सब हैं, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है, हमने ऐसी व्यवस्था को हां भरी हुई है। सर, आपने WHO की बात करी, तो WHO ने RT-PCR परीक्षण बंद किए हैं, ऐसा वर्षा शेपाल NCCS कहती हैं। तो वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या यहाँ ये परीक्षण अब भी क्यों किए जाते हैं भारत में? तो इसको थोड़ा संदर्भ में देखना चाहिए। संदर्भ में देखना चाहिए इस सवाल को इस तरीके से कि WHO ने RT-PCR परीक्षण बंद नहीं किए। एक तो WHO सलाहकारी करती है, WHO कोई फतवे नहीं निकालती। तो दूसरी बात ये हुई कि WHO ने ये नहीं कहा कि RT-PCR बंद करो। WHO ने ये कहा है कि चूंकि SARS-CoV-2 की संक्रमण के जितने उदाहरण आ रहे हैं उनमें से या तो लक्षण रहित संक्रमण या तो बिल्कुल सौम्य बीमारी के संक्रमण के उदाहरण बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हैं, तो इसलिए अब संक्रमित घटनाएं गिनने में अब कोई फायदा नहीं है। WHO की सोच ये है कि अब केसेस के आंकड़े किसी भी ठोस और प्रमाणित रूप से गिने नहीं जा सकते, और इसलिए केसेस गिनना अब बहुत फायदेमंद नहीं रहा महामारी को समझने के लिए। WHO का कहना ये है, WHO का कहना ये नहीं है कि RT-PCR बंद करो अब महामारी खत्म होगी। WHO का कहना ये है कि महामारी अब जब जैसे फैल रही है उसमें केसेस गिनने के बजाय गंभीर बीमारियां गिनना और संक्रमण को गिनना, संक्रमण को नापना जरूरी है। और संक्रमण को कैसे नापें? संक्रमण को ऐसे नापना चाहिए कि आज तक अपन पिछले 2 सालों में क्या करते आए कि किसी भी व्यक्ति को अगर संदेह हो कि मैं संक्रमित हूं तो वो जाके अपनी जांच करवाएं, अपनी RT-PCR जांच करवाएं। रैपिड एंटीजन जांच तो अब छोड़िएगा, RT-PCR जांच करवाएं। तो RT-PCR जांच यानी कि स्वेच्छारूप की जाती है, लेकिन सही तरीके से अगर जो फैला हुआ विषाणु है, जो गांव गरोंदों मोहल्लों में फैला हुआ है, उसके फैलाव को समझना है तो सैंपलिंग करना चाहिए, नमूनेदारी करनी चाहिए, और नमूने उठा के आम समाज से, उसके लिए संख्या वैज्ञानिक तरीके हैं, उस तरीके की सैंपलिंग करके उन सैंपलिंग में RT-PCR टेस्ट करके जो ऊपर नीचे छोटी छोटी स्थानिक लहरें संक्रमण की बनेगी वो समझना जरूरी है। और वो समझने के लिए उस तरीके की सैंपलिंग और जांच होनी चाहिए। सवाल ये है, क्या हमने ये किया है अभी तक? ना, हम अभी भी
स्वेच्छा रूपी जांचें ही करते आए। बर्तानिया ने, यूनाइटेड किंगडम में ऐसी सैंपलिंग की जाती है, लेकिन उस तरीके की सैंपलिंग दुनिया के कई देशों में, भारत अंतर्भूत, की नहीं जाती। इसलिए WHO का जो कहना है वो इस संदर्भ में अपन ने सोचना, देखना और समझना चाहिए। अगला प्रश्न डॉक्टर पीयूष गोयल, DBT नई दिल्ली और अच्युतानंद साहू, IIT मुंबई से ये जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के उत्परिवर्तन के बारे में, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन की वजह से कोरोना के उच्च दर में काफ़ी भारी मात्रा में रोज़ नए केसेस भी आ रहे हैं। तो प्रभा साठे, राजेश सोलंकी जी NCCS से जानना चाहेंगे कि कितने वेरिएंट्स आते जाएंगे, कौन से टीकाकरण कितने प्रभावी होंगे, क्या ये कामयाब भी होंगे, और भविष्य में अगर और भी नए वेरिएंट्स आते हैं तो बेहतर सुरक्षा प्रदान कौन सा टीकाकरण कर पाएगा? तो मैं जो बार बार कह रहा हूं वही बात है। सोचिएगा, अपन क्या चाहते हैं? अपन कर्ण के कवच कुंडल चाहते हैं। अपन ये चाहते हैं कि मेरा अपना एक बुलबुला बने जिसमें बिल्कुल कोई भी विषाणु ना पहुंचे। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी तो ऐसी नहीं होती ना, उसमें तो संभावनाओं की तुलना करके जिंदगी जीनी पड़ती है। तो बात बिल्कुल वही है। अब रही म्यूटेशन की बात, बदलाव की बात, मैंने शुरुआत में कहा कि जब विषाणु की नकलें बनती हैं कोशिका में, संक्रमित कोशिका में विषाणु की नकलें बनती हैं, जब संक्रमित कोशिका में विषाणु की नकलें बनती हैं तो कोई भी नकल बिल्कुल पूरी की पूरी मूल आनुवंशिक प्रणाली से मिलती जुलती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अपन जो विषाणु, ये विषाणु आया, अपन बात ऐसी करते हैं, लेकिन सच में बात यह है कि विषाणुओं की आबादी है बड़े पैमाने पर, अरबों खरबों के आंकड़ों में विषाणु की आबादी अपन छोड़ते लेते रहते हैं। तो इस आबादी में कोई भी विषाणु एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी आनुवंशिक प्रणाली नहीं रखेगा, हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग नस्लें इस प्रजनन प्रक्रिया में आना अनिवार्य है, वो तो आदि ही जाएंगी। सवाल बदलाव का नहीं है। बदलाव तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है कि आनुवंशिक प्रणाली की जो नकलें बनती हैं उनकी बनने की जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसके दरमियान, उसके दौरान थोड़े बहुत बदलाव तो होते ही जाएंगे। सवाल यह है कि उन बदलावों के जरिए क्या विषाणु के उस कण को ऐसे कोई गुणधर्म मिले हैं जिनसे वो और ज्यादा आसानी से फैल पाए। अगर फैल पाए तो वो अपने सामने उभर के आ जाएगा, अगर ना फैले तो अपन सोचेंगे भी नहीं उसको लेकर, अपन जान भी नहीं पाएंगे कि वो था कभी। तो सर ये जीवाणु जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी परिणाम करता है, और भी देखा गया है कि जो दूसरी सरुग्णता है, जो कोमॉर्बिडिटीज हम कहते हैं, जटिल बीमारियां हैं, कैंसर है, HIV है, तो उन बीमारियों में इनका क्या प्रभाव होता है? और ज़्यादातर ये सवाल हमसे पूछा गया है कि क्या ये मस्तिष्क पर जटिल परिणाम देता है क्या? ये है सवाल हमें स्नेहा सिंह पुणे, हेमांगिनी NCCS, नीलकमल ठाकुर पश्चिम बंगाल, काजल सेना दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रियांशी त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय, नलिनी और प्राची NCCS से पूछना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, माफ कीजिएगा। और कहना जरूरी है मेरे लिए, जब मैं विशेषज्ञ के रूप में बैठता हूं तो ये कहना जरूरी है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मानसिक स्वास्थ्य का मसला बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, खास करके महामारी के पिछले 2 सालों के दौरान जो कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, लोगों को रोजगार को लेकर,
शिक्षा को लेकर तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य के बहुत बड़े प्रश्न सामने आए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं कुछ भी ना कहूं उसमें, यही सही होगा। रही बात गंभीर बीमारियों की, तो मैं इस प्रश्न को पिछले प्रश्न से जोड़ के कहूंगा कि अगर विषाणु की नस्लें जो निकलेंगी वो ज्यादा संक्रमणशील नस्लें निकलेंगी, क्योंकि अगर ज्यादा संक्रमणशील हो तो वो पिछले नस्लों से अधिक अवसर पाएंगी और ज्यादा फैलेंगी और अपना प्रभाव दिखाएंगी। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में मैंने कहा कि विषाणु को कोई फायदा नहीं है, विषाणु की आबादियों को कोई फायदा नहीं है हमें बीमारी पैदा करने से। बीमारी तो हमारे विषाणु के खिलाफ जो हम प्रतिकार प्रक्रियाएं कार्यान्वित करते हैं उनसे बीमारियां पैदा होती हैं। तो जाहिर है कि ऐसी संक्रमणशील नस्लें पैदा होती रहेंगी, उभर कर आएंगी एक के बाद एक बाद। अपन ने देखा है कि अल्फा के बाद बीटा गामा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन डेल्टा आया, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, और ओमिक्रॉन में BA1 है, BA2 है। तो इस तरीके से जो नई नई नस्लें पिछले 2 सालों में हमने देखी हैं, उनमें बिल्कुल सुसूत्र दिशा एक ही है, और वो ये है कि वो पहले से ज्यादा संक्रमणशील है, आसानी से फैलती है। लेकिन बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर पैदा करने वाली है ऐसी कोई बात नहीं है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे, चूंकि हम में से बहुत लोग या तो टीका लिए होंगे या तो पहले संक्रमित हुए होंगे, और फिर भी संक्रमण हो भी तो बीमारी ना पैदा हो। अगर यहां तक बात आए तो 2 परिणाम होंगे। एक तो हम बतौर समाज के सोचने लगेंगे कि महामारी खत्म हो गई। दूसरा, विषाणु का संक्रमण जारी रहेगा, और अगर विषाणु का संक्रमण जारी रहे तो ऐसे बदलाव वाली नस्लों के मूल वेरिएंट निर्माण होते रहेंगे। तो उन पर नजर रखना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी होगा। क्यों? मैं वापस इस सवाल पर आऊंगा कि जो बीमारी पैदा होती है SARS-CoV-2 को लेकर, कोविड-19 की या कोविड की बीमारी कहिएगा, कोविड की बीमारी पैदा होती है। कोविड की बीमारी पैदा होती, गंभीर बीमारी जब पैदा होती है, तो यह देखा गया है पिछले 2 सालों से कि कोमॉर्बिडिटीज जिन लोगों में है, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं मेरे जैसे, या तो जिनका मोटापा बहुत ज्यादा है, या तो जिनमें उच्च रक्तचाप की बीमारी है, या जिनमें आम शब्दों को इस्तेमाल करें तो डायबिटीज की बीमारी है, या किसी दीर्घकालीन फेफड़ों की बीमारियों की बीमारी के से ग्रस्त लोग जो हैं, उनमें गंभीर बीमारी बहुत आसानी से SARS-CoV-2 से होती है। क्यों होती है? सवाल ये है। और वो इसलिए होती है कि जो फेफड़ों में प्रदाह पैदा होता है, वो अगर विषाणु को फेफड़ों में सीमित रखें और बड़ी जल्दी से, बड़े फुर्ती से विषाणु की आबादी पर काबू पाए, तो बस आपके लक्षण कम होंगे, आपके लक्षण सौम्य होंगे। लेकिन अगर प्रदाह की प्रक्रिया आसानी से शुरू ना हो या आसानी से कम ना हो, क्योंकि प्रदाह की प्रक्रिया शरीर के लिए हानिकारक भी है, तो बिल्कुल आसानी से जहां विषाणु हो वहां और सिर्फ वहां कार्यान्वित होनी चाहिए, और जब विषाणु ना रहे तब उतनी ही जल्दी से बंद होनी चाहिए। अगर इन निर्माण और बंद होने की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में कोई चूक आ जाए तो जाहिर है कि लक्षण या तो ज्यादा होंगे या तो दीर्घकाल तक चलेंगे। और ये जो सारी कोमॉर्बिडिटीज हमने देखी कही, उन सब में प्रदाह की प्रक्रिया में अलग अलग तरीकों की बाधाएं पैदा होती हैं, और इसलिए ऐसी
कोमॉर्बिडिटीज को लेकर, ऐसी दीर्घकालीन बीमारियों की पार्श्वभूमि पर जब कोविड होता है तब गंभीर कोविड की बीमारी की संभावना बढ़ती है। पर सर ऐसा क्यों होता है कि कोविड के बाद भी जो स्वस्थ हो जाते हैं उन्हें जैसे जोड़ों का दर्द होता है, माइग्रेन होता है, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं, तो इसका क्या है और इस विकृतियों से हमें कैसे निजात मिल सकता है? ये सवाल हमें किशोर खरखीकर जी आकाशवाणी सतारा और सैंड्रा फर्नांडिस जी NCCS से पूछ रहे हैं। तो सवाल लंबे कोविड को लेकर है, लॉन्ग कोविड को लेकर है, और मैं फिर एक बार कहूंगा कि लॉन्ग कोविड को लेकर हमारी जानकारी बहुत कम है। हम इन सवालों के सही उत्तर जानते ही नहीं हैं अभी तक, और दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में ऐसे अनुसंधान की बड़ी कमी है कि लंबे कोविड को लेकर अच्छे तरीके से काम शुरू हो। ये बहुत मर्यादित मात्रा में हो रहा है आज भी। सोच इतनी ही है, जहां तक जानकारी है वो इतनी है कि जो मैंने अभी कहा कि प्रदाह के निर्माण की और प्रदाह को बंद करने की जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें अगर कोई बदलाव हो शरीर में, तो जैसे गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ती है, वैसे लॉन्ग कोविड की संभावना बढ़ती है। और लॉन्ग कोविड के कुछ अभ्यासों में यह देखा गया है कि प्रदाह के चलने की सबूत मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसे लॉन्ग कोविड से ग्रस्त लोगों में जिनमें ये बाकी सारे लक्षण जो आप कह रही हैं दिखाई देते हैं, उनमें दीर्घकालीन प्रदाह क्यों चलते रहता है, और उस दीर्घकालीन प्रदाह के चलने का और उनमें जो लक्षण निर्माण होते हैं उनका एक दूसरे में कार्य कारण भाव से क्या रिश्ता है, ये अभी तक हम अच्छे रूप से समझते नहीं हैं। और इसलिए दीर्घकालीन कोविड को, लॉन्ग कोविड को हम अभी लक्षण के स्तर पर ही समझे हैं, कारण के स्तर पर समझे नहीं। अंत में ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी हम सभी जगह समाचार में पढ़ रहे हैं, चाइना, हांगकांग, यूरोपियन कंट्री, सभी जगह लहर आ चुकी है फिर से, तो क्या भारत में भी संभावना है कि कोविड की चौथी लहर आएगी? और अगर आई तो क्या लॉकडाउन ही इसका समाधान है या फिर दीर्घकालीन टीकाकरण फिर से? ये सवाल हमें स्मिता देशमुख NCCS, पूनम जैन, डॉक्टर गिरीश कंदलकर, निवेदिता शितोले NCCS से पूछना चाह रहे हैं। जी, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कबीरे की आत्मा माफ करे मुझे, लेकिन मैंने कहा कि ये विषाणु उसके भगवान जैसा है, मेरी सांस से आपकी सांस तक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से एक दूसरे से रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन रखने वाले मनुष्यों के गुटों में फैलेगा। विषाणु राजनीति नहीं जानता, वो म्युनिसिपल हद नहीं जानता, वो ये नहीं कहेगा कि पुणे शहर में फैलूंगा लेकिन पुणे ग्रामीण में नहीं फैलूंगा, है ना। तो इसलिए हम जब लहर की बात करते हैं ना, तो थोड़ी जो चित्र दिमाग में हम रखे हैं पिछले 2 सालों से, वो कुछ हद तक गलत चित्र निर्माण होता है। क्योंकि लहर, किस लहर से हम परिचित हैं? पानी की लहर जो एक साथ उठती है और एक साथ नीचे जाती है। लेकिन महामारी के जो विस्फोट होते हैं, फैलाव के जो उद्रेक होते हैं, वो ऐसे देश भर में आवे और देश भर में जावे, ऐसे नहीं होते। जैसे कि पिछले साल हमने डेल्टा की उद्रेकों को लेकर देखा, और इस जनवरी फरवरी में ओमिक्रॉन के विस्फोटों को लेकर देखा। किन राज्यों में शुरू हुए? महाराष्ट्र में देखिएगा, बंबई पुणे में जो हुआ वो गढ़चिरौली में, परभणी में, सोलापुर में नहीं हुआ। तो ये स्थानिक स्तर पर होता है। तो इस तरीके के जो स्थानिक विस्फोट हैं,
आंकड़ों की, ये तो होते रहेंगे। जो महामारी की अवस्था एपिडेमिक से लेकर एंडेमिक तक आ रही है, उसके मायने ये हैं कि विस्फोटों की संख्या कम होगी, विस्फोटों की तीव्रता कम होगी और विस्फोटों के दरमियान गंभीर रूप से बीमार होने वाले लोगों की संख्या और प्रमाण कम होगा। ये हो रहा है, अपन देख रहे हैं कि ये हो रहा है। लेकिन जहां विस्फोट होता है वहां बड़ी संख्या में संक्रमण ग्रस्त व्यक्तियों के आंकड़े सामने आएंगे। सवाल ये उठता है कि जब वहां गंभीर रूप से बीमार लोग भी आने लगेंगे बड़ी संख्या में, क्या उस संख्या में गंभीर रूप से बीमार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद होनी चाहिए, जरूरी हैं स्थानिक स्तर पर। यह ना कहो कि महाराष्ट्र में है, ये कहिएगा कि यवतमाल जिले के इस तालुक में क्या वैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। क्योंकि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अपन एम्बुलेंस में डालकर 500 किलोमीटर ले जावें, वो कोई बात नहीं रही। स्थानिक स्तर पर हमें जरूरी है और इसलिए हमें जरूरी और सावधानी जो बरतनी है वो ये है कि एक और सरकारों से मांग करें कि स्थानिक स्तर पर विकेंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद हों, लेकिन दूसरी ओर हमें जरूरी है कि फैलाव की जो रफ्तार है वो कम करें। फैलाव की रफ्तार कम करने के लिए हमारे पास सीधे साधे मार्ग मौजूद हैं। एक तो यह है कि टीकाकरण करें। हमने टीकाकरण अभी तक सभी तक नहीं पहुंचाया है और बिल्कुल जरूरी है कि टीकाकरण सब तक पहुंचाएं। और टीकाकरण के फीसदी आंकड़े हमें राहत देने, उन आंकड़ों से हमने तुष्टि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोचिएगा 70-80% लोग टीकाकृत है, ऐसी बात नहीं है सभी जगह। कहीं कहीं जैसे कि इस कमरे में 95% ज्यादा लोग टीकाकृत है, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां 50% से कम है। वहां तक टीकाकरण पहुंचने की जरूरत है और बिल्कुल सख्त जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो शारीरिक दूरीकरण के, सामाजिक दूरीकरण के नहीं, सामाजिक दूरीकरण शब्द का प्रयोग अपन ने करना नहीं चाहिए, अपन ने शारीरिक दूरीकरण का प्रयोग करना चाहिए और सामाजिक सहूलियत को बरतना चाहिए। लेकिन शारीरिक दूरीकरण कैसे रखते हैं हम? एक तो पुलिस राज से रखते हैं। अपन फतवे, शहर का काजी फतवे छापे, गली गली फैलाए, है ना, कि ये काम बंद करो, वो काम बंद करो, वो काम बंद करो, वो काम बंद करो। तो शेर का अगला ये है कि मोड़ मोड़ पर दुखिया गोरी याद के दीप जलाए। छोड़िएगा। तो बात यह है कि ऐसे जो उपाय हैं शारीरिक दूरीकरण के, जो पुलिस राज के उपाय हैं, वो बिल्कुल स्थानिक रूप से और बिल्कुल सीमित वक्त के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। आगे भी जहां जरूरत पड़े वहां होने चाहिए, लेकिन उन्हें बड़े लंबे अरसे तक रखें तो रोजगार पर प्रभाव होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर होता है, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, जैसे अपन ने सोचा है। तो आखिरी सवाल फिर ये उठता है कि अपन क्या कर सकते हैं? ये जो शारीरिक दूरीकरण रखना चाहिए, बरतना चाहिए, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उत्स्फूर्त रूप से समाज से, लोगों से, एक तरीके से नागरिक समाज से, सिविल सोसाइटी से अपन क्या कर सकते हैं? और उसका उत्तर ये है कि अपन नकाब पहन सकते हैं। यहीं पर एक सवाल है, श्री ओक ने पूछा है, और कीर्ति जाधव, कीर्ति पाटिल, रामेश्वर नेमा जी, NCCS, नवीन राव मुंबई से, क्या खुली जगहों और अच्छी हवादार जगहों पर मास्क हटाया जा सकता है? तो
इसी प्रश्न को लेकर पिछले प्रश्न से आगे बात चलाऊंगा और ये कहूंगा कि अपन ने कहा कि बूंदों के जरिए सांस से सांस तक पहुंचेगी संक्रमण की प्रक्रिया, तो जाहिर है कि अपन को एक विषाणु के कण को रोकना नहीं है, बूंदों को रोकना है। और बड़ी बूंदों को आसानी से रोका जा सकता है क्योंकि सिर्फ दुपट्टा लपेट लो तो बड़ी बूंद को रोक सकते हो, लेकिन छोटी बूंदें दुपट्टे के 4 स्तरों से भी अंदर चली जाएंगी। तो इसलिए हमें सोचना जरूरी है कि जब हम ऐसी जगह हो जहां मैंने जैसे कहा रिसर्कुलेटिंग हवा चलती है, हवा की आवाजाही चल रही है, वहां पे नकाब पहनना जरूरी है। बाहर खुली जगह हो तो हवा के चलते हुए विषाणुओं की मात्रा कम होती जाती है, तो इसलिए संक्रमण की संभावना कम होती है। तो इसलिए दुपट्टे वुपट्टे वाली बात काम आवेगी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हमें एक तरीके से सांस्कृतिक आदत पड़नी चाहिए पिछले 2 सालों से और आते 1 साल भर तक कम से कम, कि नकाब पहन के ही निकलें और किसी तरीके से नकाब रखें ही रखें, क्योंकि संक्रमण का फैलाव की रफ्तार को मर्यादित और सीमित रखने का वो एक बिल्कुल कारगर उपाय हमारे सामने है। मैं तो ये कहूंगा कि हमने सरकार से पिछले 2 सालों से मांग करनी चाहिए थी कि माफ कीजिएगा अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल, इकोलॉजिकली सेफ और बिल्कुल छोटी बूंदों को रोकने में प्रभावशाली, जिन्हें N95 क्षमता के नकाब कहा जाता है, ऐसे नकाबों का बड़े पैमाने पर निर्माण और उनकी आम जनता तक पहुंचने की उपलब्धि। क्या ये हमारी हमने चुनी सरकार का काम नहीं था? नहीं है। और अपन है कि जहां तहां नकाब हटाने पे ही तुले हुए हैं। क्या कहें भाई? सर का कहना है 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। ये विषय ऐसा है कि हम अनगिनत प्रश्न पूछते रहेंगे और ये चर्चा खत्म नहीं होगी, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हमें इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही आसान तथा सरल भाषा में इन्होंने हमारे प्रश्नों के समाधान किए। मुझे आशा और विश्वास है कि सभी दर्शक इस चर्चा से ज़रूर लाभान्वित हुए हैं। चर्चा में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रूप से उपस्थित सभी का विशेष धन्यवाद। साथ ही इस चर्चा के आयोजन में NCCS के सभी अनुभागों का बहुत सहयोग रहा है। सभी को तहे दिल से शुक्रिया, ये धन्यवाद देकर ये चर्चा समाप्त करने की उद्घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। सभी को सलाम।